मैंने अपनी बेटी की शादी जिस घराने में की थी वह इंसान बहुत अच्छे लोग थे। उन्होंने अपने महल जैसे घर में मेरी बेटी को शहजादियों की तरह रखा हुआ था। मेरी बेटी की सास तो हर वक्त मेरी बेटी की तारीफ़ें करती रहती। ख़ानदान में किसी भी घर में जाती तो मेरी बेटी को साथ ले जाती और जितनी देर वहाँ बैठती बस मेरी बेटी की तारीफ़ किया करती रहती। मैं बहुत खुश थी। पूरे ख़ानदान में मेरी बेटी की धूम मची पड़ी थी। मेरा दामाद मेरी बेटी की हर बात मानता था। मैं हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती थी। शादी के 5 महीने बाद ही मेरी बेटी पेट से हो गई थी और डॉक्टर ने यह खुशखबरी भी सुना दी थी कि वह एक बेटे को जन्म देने वाली है। मगर बेटा पैदा होने से पहले मेरी बेटी का इंतकाल हो गया था। मैं बेटी की मैयत के पास बैठी हुई रो रही थी जब एक नौकरानी ने मेरे कान में कहा कि तुम्हारी बेटी जिंदा है। इन जालिमों ने तुम्हारी बेटी के साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया है। नौकरानी की बात सुनकर मैंने अपनी बेटी के ऊपर से कफन हटाया तो मेरे ऊपर आसमान टूटकर गिर गया है, क्योंकि उन जालिमों ने मेरा नाम रज़िया है और मेरे पति का इंतकाल हो गया था। मैं अपनी बेटी मरियम के साथ अकेली रहती थी और एक प्राइवेट स्कूल में टीचर की जॉब करती थी। मरियम 20 साल की हो गई थी। वे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और मैंने उसकी तालीम और तरबियत में भी कभी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। अब मैं भी बूढ़ी हो गई थी। बेटी को जवान करने के बाद माँ होने के नाते मेरी आखिरी फ़िक्र उसकी शादी की थी। मैं चाहती थी कि मेरी बेटी की शादी किसी सुलझे हुए अमीर घर में हो जाए जहां उसकी ज़िंदगी अच्छे से गुजरे और मेरे लिए भी कुछ आसानी हो। मैंने कुछ दोस्त और अपने टीचर्स को कह दिया था कि मेरी बेटी के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता नज़र आए तो मुझे ज़रूर बताना। कुछ दिनों बाद मैं स्कूल में बैठी बच्चों के टेस्ट चेक कर रही थी। मेरे साथ काम करने वाली एक टीचर अनम मेरे पास आ गई और मुझसे बताने लगी थी कि उसकी बहन अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रही है। ख़ानदान बहुत अच्छा है, लड़का इकलौता है और एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करता है। मैंने तो तुम्हारी बेटी का रिश्ता यहाँ पर करवाना है, टीचर अनम ने बहुत अच्छे से कहा था। वैसे भी वो मेरी दोस्त थी, इसलिए मैंने उसकी बात मानकर लड़के वालों को घर पर आने की दावत दे दी थी। उस दिन मेरे दिल को इत्मीनान हुआ कि अब मेरी फ़िक्र ख़त्म हो जाएगी और मेरी बेटी भी ऐश करेगी। कुछ दिन बाद लड़के की माँ और उसकी बेटी मेरे घर में मेरी बेटी को देखने के लिए आए तो वो मेरी बेटी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे और उन्होंने मुझे हाँ करवा कर ही दम लिया था। मुझे वह लोग बहुत ही सुलझे हुए ख़ानदानी लगे थे। मैं अपनी बेटी के नसीब खुलते हुए देखकर खुश हो गई थी। लड़के वालों ने जल्दी शादी करने के लिए कहा था, इस पर मुझे कुछ भी एतराज़ नहीं था। चंद मुलाकातों में ही मैं लड़कों को भी देख लिया जो कि मुझे बहुत पसंद आया था। लड़के का बाप की मौत हो चुकी थी, माँ और एक छोटी बहन ही थी और दूसरा यह कि वह मेरी दोस्त टीचर का भांजा भी था। इसलिए मुझे इत्मीनान था कि मेरी बेटी खुश रहेगी। मैं दिन रात लगाकर अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी से बेटी की शादी की तैयारी शुरू कर दी थी और शादी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसे सब कुछ जो मैं दे सकती थी मैंने उसे दुआओं के साथ उसे रुखसत कर दिया था। शादी के बाद मेरी बेटी 2-3 दफ़ा मैके आई तो उसके चेहरे पर एक अच्छी सी खुशी और सुकून था। मेरी बेटी का कहना था कि उसकी सास उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती थी, घर का कोई काम नहीं करने देती, जहाँ भी जाती उसे साथ लेकर जाती। मेरी बेटी की इजाज़त के बिना कोई काम नहीं करता था और मेरा दामाद भी मेरी बेटी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। मैं बेटी की बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। मेरी बेटी की शादी अमीर घर में हुई है, लेकिन कुछ महीनों बाद वह पेट से हुई तो उसने मुझे ये खबर सुनाकर बेचैन कर दिया था कि वह अपनी सास के साथ गांव में रहने जा रही है, क्योंकि उसका पति काम के सिलसिले में मुल्क से बाहर जा रहा है और अब मेरी बेटी और उसकी सास गांव वाली हवेली में रहेंगी। मैं अपनी बेटी की जुदाई का सुनकर बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी। मैं दिल पर पत्थर रखकर उससे मिलने चली गई और वह भी मुझसे मिलकर खुशी खुशी सास के साथ गांव चली गई थी। शुरू में तो उसके जाने पर मुझे बहुत ज़्यादा मायूसी सी हुई
लेकिन वह रोज़ मुझे अपनी खैरियत दे देती थी, तो मैं भी इत्मीनान से होकर बैठ जाती थी। ऐसे ही 5 महीने गुज़र गए थे। फिर एक दिन उसने मुझे एक खुशखबरी भी सुनाई, एक बेटे को जन्म देने वाली है और बहुत जल्द वापस गाँव आ जाएगी। मैं उसकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, लेकिन उसके बाद उसने मुझे फ़ोन नहीं किया था। एक दिन मेरी बेटी की ससुराल से अचानक फ़ोन आया कि अचानक उसकी तबीयत ख़राब होने की वजह से मरियम का इंतकाल हो चुका है। मेरे लिए ये खबर किसी बड़े तूफ़ान से कम नहीं थी। इस जानलेवा खबर ने मेरी तो कमर ही तोड़ कर रख दी थी। मुझे अपनी बेटी के गांव का कुछ भी नहीं पता था। मैंने अपनी दोस्त अनम को कॉल की तो उसने मुझे बताया कि वह भी गांव जा रही है, वह मुझे साथ लेकर चली जाएगी। सारा रास्ता मैं अपनी बेटी के गम में रो रो कर बुरा हाल कर रही थी। इस सफ़र को तय करने के बाद मैं अपनी बेटी के गांव में पहुंची थी। इस दौरान मैंने अपनी बेटी की ससुराल वालों से मिन्नतें की थी कि मेरे आने से पहले मेरी बेटी को दफनाया न जाए, क्योंकि मैं उसे आखिरी दफ़ा देखना चाहती थी। और जब मैं अपनी बेटी के ससुराल पहुंची तो घर में बहुत सारे लोग थे, लेकिन ये बात बहुत अजीब थी कि मेरी बेटी का उन्होंने एक अलग कमरे में नई चारपाई पर रखा हुआ था। मैं रोते हुए अपनी बेटी के गले लग गई और दहाड़े मार मार कर रोने लगी थी। पति की वफ़ात के बाद बेटी ही ज़िंदगी का जीने का सहारा थी, और वह सहारा भी आज छिन गया था। कुछ देर बाद कुछ औरतें मेरे कमरे में आई और मुझे कहने लगी कि अब जनाजे का वक्त होने वाला है, आप बाहर जाओ, मर्द अंदर जाकर मैयत को उठा कर ले जाएंगे। एक अजीब सा वाक़या हुआ। एक नौकरानी मुझे पानी पिलाने आई, मेरे करीब हुई और उसने मुझसे कहा कि थोड़ी देर के लिए उन औरतों को बोलूं कि वे बाहर चली जाएं। मैंने उन औरतों से कहा कि कुछ देर के लिए मेरी बेटी को और मुझे अकेला छोड़ दिया जाए, वैसे भी अभी मेरे लिए वो हमेशा के लिए छोड़कर जा रही है। कुछ वक्त अकेला बिताना चाहती हूँ। मेरी बेटी की सास ने सब औरतों को कमरे से निकालकर बस एक नौकरानी को कमरे में छोड़ दिया था। मैं फिर एक बार अपनी बेटी से लिपट कर रोने लगी थी। मुझे ये महसूस हुआ कि जैसे मेरी बेटी की मौत नहीं हुई है, उसे ज़बरदस्ती किसी ने मारा है और उसके बारे में शायद नौकरानी मुझे बताना चाहती है। और फिर दौड़कर मेरे पास आई। उसने मेरे कान में कहा कि मेरी बेटी जिंदा है। मैंने उसकी तरफ देखा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तब उसने कहा कि खुद ही देखकर यकीन कर लो। मैंने फ़ौरन बेटी का कफन हटाया तो मुझे महसूस हुआ कि मेरी बेटी की सांसें चल रही है। अलबत्ता उसे ऐसी कोई जहरीली चीज़ खिलाई गई थी जिससे उसके होंठ और सारा जिस्म नीला पड़ गया था। नौकरानी झूठ नहीं बोल रही थी। मेरी बेटी सच में ज़िंदा थी, लेकिन उसे जल्द से जल्द डॉक्टर के पास ले जाने की ज़रूरत थी। मैंने नौकरानी के सामने हाथ जोड़े कि वह मेरी मदद करे, इसके बदले मैं उसे मुँह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। तो उसने एकदम हामी भर ली और वादा किया कि वह मेरा पूरा साथ देगी। मैंने अपने पति की आखिरी निशानी के सोने के कंगन फ़ौरन उसे नौकरानी के हाथ में रख दिए और जल्दी से अपनी चादर उतार कर नौकरानी को दे दी, ताकि वह मेरी बेटी को यह चादर पहनकर किसी भी तरीके से यहाँ से ले जाए। नौकरानी ने मेरे मोबाइल से अपने पति से भी मदद मांगी और बहुत ही मुश्किल से मेरी बेटी को दूसरे दरवाजे से निकाल कर ले गए थे। मैं बेटी का कफन खुद ओढ़कर लेट गई थी, क्योंकि मुझे अब सच का पता लगाना था कि मेरी बेटी के साथ आखिर यह क्यों जुल्म हुआ है। नौकरानी ने समझदारी से मेरा चेहरा कफन में ढक दिया था और थोड़ी देर बाद सबको बुलाकर कहा कि मरियम की माँ अपनी बेटी को आखिरी दफ़ा देखकर पिछले दरवाजे से चली गई है और कह गई है कि आज से मेरा इस ख़ानदान से कोई ताल्लुक़ नहीं रहा है और मेरी बेटी को यहीं पर दफन कर दिया जाए। नौकरानी की बात सुनकर गांव की औरतें मुझे बुरा बुरा कह रही थी और मेरी बेटी के साथ मुझे बहुत बुरे बुरे लफ्ज़ों से कहने लगी थी। मैं उनकी ज़बान से अपने लिए बुरे बुरे शब्द सुनकर हैरत में पड़ गई थी। वे मुझे बहुत बुरा भला कह रही थी और मैं कफन में ही छुपी हुई थी। कुछ देर बाद कुछ मर्द लोग आए और जनाजे की चारपाई को उठाकर ले गए थे। मैं यहाँ पर अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश को देख रही थी और बहुत ही हिम्मत और हौसले के साथ सब कुछ हो रहा था। इस तरह इम्तिहान को तो एक माँ ही पास कर सकती है, पर मैंने बहुत ही हौसले से यह सब कुछ कर कर दिखा दिया। अब मेरा जनाजा पढ़ा गया और मुझे कब्र की गहराई में उतारा गया और मैं यह सब कुछ सुनती देखती बर्दाश्त करती रही और मेरी कब्र को बंद कर कर कच्ची मिट्टी का लेप लगाया तो डर और खौफ से उसे दिन मुझे अपनी सांस बंद होती हुई महसूस हुई थी। मैं दिल ही दिल में दुआएं करती रही कि जल्द से जल्द
इस मुसीबत से बाहर आ जाऊं। जब सब लोग वहां से चले गए तो वह फिर वही नौकरानी जो मेरी बेटी को लेकर गई थी, वह चुपके से वहां पर आ गई थी। उसने जल्दी जल्दी मुझे बाहर निकाल लिया और हम दोनों ने मिलकर दोबारा से कब्र को पहले की तरह बंद कर दिया था। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और फौरन अपनी बेटी से घर पर लेकर आ गई थी, जहाँ पर एक झोपड़ी में मेरी बेटी को उसने सबसे छुपा कर महफूज रखा हुआ था। मैंने नौकरानी का शुक्र अदा किया और बेटी की जान बच जाने पर अल्लाह का शुक्र किया। यह मैं नौकरानी से सारी कहानी पूछी कि मेरी बेटी के साथ यहाँ पर क्या हुआ है, जिस पर उसने मुझे बताया कि मैं उनके घर में नौकरानी हूँ। तुम्हारी बेटी के सास वैसे तो तुम्हारी बेटी की तारीफ़ किए बिना नहीं रुकती है, लेकिन वह उसे इसके खाने में थोड़ा थोड़ा जहर मिला कर देती है। मैं पहले समझ नहीं सकी थी, लेकिन जैसे जैसे तुम्हारी बेटी की तबीयत खराब हुई, उसने अपना बच्चा भी इस दौरान खो दिया था और फिर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि उसके बच्चे को जानबूझकर मारा गया है और अब यह तुम्हारी बेटी की भी जान लेना चाहती थी। फिर एक दिन मालकिन ने मुझे एक जहरीली जड़ी बूटी शरबत में मिलाकर दी और कहा कि ये मरियम को देकर आ जाओ और उसे कहो कि यह दवा पी ले। मैं वह शरबत आधे से ज़्यादा गिरा चुकी थी, लेकिन फिर मालकिन ने मुझे देख लिया और मैं आखिरी 2 घूंट मरियम को पिला दिए, जिससे उसकी धड़कन रुक गई थी और जिस्म नीला पड़ने लगा था और देखने वालों को यह ऐसा लगा कि जैसे वह मर गई है, लेकिन हकीकत में ज़िंदा है और जल्द में ठीक हो जाएगी। उस नौकरानी की पूरी बात सुनकर मैं तो सट्टे में आ गई थी। यह कौन लोग हैं? उनके मेरी बेटी से क्या दुश्मनी हो सकती है, जिसके बदले में उन्होंने मेरी बेटी को इतनी ज़्यादा तकलीफ़ दी, यहाँ तक उसका बच्चा भी मार दिया, यहाँ तक कि बच्चा तो उसकी औलाद थी। फिर मैंने सवाल किया और इन सवालों के जवाब मेरी बेटी ही दे सकती थी, जो मेरे सामने ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में पड़ी हुई थी। थोड़े दिनों तक हम उसी घर में छुपे रहे थे। उस दौरान नौकरानी आती और मेरी बेटी का इलाज करती, जिससे उसकी तबीयत ठीक हो रही थी, और साथ में वह नौकरानी मुझे दुनिया की खबरें भी बताती थी, जैसे कि मेरे दामाद को अपनी बीवी की न्यूज़ दे दी गई थी, वह वापस आया था। दूसरी तरफ मेरी बेटी ने उठना बैठना शुरू कर दिया था। जब वह ज़्यादा बेहतर हो गई तो मैंने अपनी बेटी को सारी कहानी सुनाई, जिसे सुनकर उसे भी यकीन नहीं आ रहा था। फिर उसने बताया कि मेरे ससुराल वालों ने कभी भी उसके सामने बुरा रवैया नहीं रखा है, बल्कि उन्होंने तो मुझे शहज़ादी की तरह रखा था। लेकिन आज उनकी इस हरकत के पीछे क्या वजह थी, मैंने उनसे ज़्यादा पूछना ठीक नहीं समझा, क्योंकि अभी वह पूरी तरीके से ठीक भी नहीं हो पाई थी। कुछ हफ्ते बाद मैं उसे लेकर रात के अंधेरे में अपने घर वापस आ गई थी और यहाँ आकर भी किसी को नहीं बताया था कि मेरी बेटी मरियम ज़िंदा सलामत है, क्योंकि मैं इस बात को किसी को भी पता नहीं चलने दे सकती थी। एक दिन मैं घर का कोई सामान लेने बाहर गई तो वहाँ से वापसी पर मैं अपनी बेटी के सूट लेने बाज़ार चली गई थी। मैं एक दुकान पर खड़ी दुकानदार से कपड़े की कीमत को लेकर बहस कर रही थी कि वहाँ अचानक से मेरा दामाद किसी गैर लड़की के साथ दाखिल हो गया। दोनों के दरमियान काफ़ी बातें हो रही थी। उसने मुझे और मैंने उसे देख लिया था। दामाद को किसी औरत के साथ देखकर मैं हैरान हो गई थी, क्योंकि अभी उसकी बीवी को मरे हुए 8 दिन नहीं हुए थे और वह किसी औरत के साथ वक्त गुजारने पर आ गया था। मुझे अपनी बेटी के साथ जुल्म की वजह नज़र आ गई थी। मैं खामोशी से बाहर आ गई थी। मुझे कुछ तो अब सोचना ही था। मैं अपनी बेटी को सारी ज़िंदगी उन लोगों की नज़रों से छुपा कर तो नहीं रख सकती थी। मैं घर आकर अपनी बेटी को सारी सूरत बताई और उसे बताया कि अब भी वक्त है, वह उन पर केस दायर कर दे और अलग रहना शुरू कर दे। लेकिन मेरी बेटी ने मुझे बताया कि उसका मकसद कुछ और है। आप उन पर मेरे कत्ल का केस करें और पुलिस को लेकर गांव में जाएं। गांव में उन लोगों की बहुत ज़्यादा इज्जत है। मैं चाहती हूं कि उनका सबको चेहरा बेनकाब हो। मुझे अपनी बेटी की यह बात अच्छी लगी थी और मैं थाने जा गई थी। मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। शुक्र है कि वहाँ पर एक लेडी पुलिस ऑफिसर मेरी जानने वाली निकल आई। दरअसल उनका बच्चा मेरी ही क्लास में पढ़ता था और मैं अपनी बेटी का केस दर्ज कर दिया था। अगले दिन पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की और गांव जाकर तफ्तीश की करी, जिसे पर
ज़्यादातर लोगों ने यही बयान दिया कि मेरी बेटी का ससुराल वाले अच्छे घर है। मैं पुलिस से खबर खोजने और पोस्टमार्टम के लिए कहा, जिसे सुनकर मेरी दोस्त अनम और उसकी बहन के हाथों के तोते ही उड़ गए थे और वे फ़ौरन मेरी जी हुजूरी करने लगी थी कि तुम्हारी बेटी को हमने नहीं मारा है, वह अपनी ससुराल में खुश थी और अपनी ही मौत मरी है। लेकिन मेरा दिल अंदर से छन्नी हुआ पड़ा था। मैंने उनकी एक भी नहीं सुनी और पुलिस से कब्र खुदवाने की दरख्वास्त की और यूं ही गांव के लोगों के सामने एक शाम में कब्र को दोबारा से खोला गया और ये सब देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई कि अंदर कोई भी इंसान नहीं है या जिस्म मौजूद नहीं है। यह सब देखकर मेरी बेटी की सांस के छक्के छूट गए थे। लोगों ने वहाँ पर गवाही दी कि कब्र में जनाजे को हमारे सामने ही उतारा गया था और उसे मुकम्मल तौर पर बंद भी किया गया था। यहाँ बात तो साफ जाहिर हो रही थी कि लड़की की मौत नहीं हुई है। घर वाले ज़रूर कुछ छुपा रहे हैं और इसलिए लाश को गायब कर दिया है। पुलिस ने मेरे दामाद और उसकी मां को हिरासत में ले लिया था और उनकी खूब शोर मचाने के बावजूद भी उन्हें पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया गया था, जहां दिन रात उनकी बहुत ज़्यादा खातिरदारी होती थी। उसके बाद दोनों माँ बेटे ने सच उगल दिया था, जिसे सुनकर मेरे तो होश उड़ गए थे। मेरी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ था वह सब एक इंतकाम था और उस इंतकाम ने एक मर्तबा फिर मुझे मेरी माँ से मिलाकर खड़ा कर दिया था, जिसे पीछा छुड़वाकर मैं घर से भागी थी। आज से कई साल पहले मेरा रिश्ता मेरे माँ बाप ने अपनी मर्ज़ी से तय किया था, तो मुझे उसी रिश्ते पर एतराज़ था क्योंकि मैं किसी और लड़के को पसंद करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी। लेकिन जिस लड़के को मेरे माँ बाप ने मेरे लिए पसंद किया था वह भी मुझे पसंद करता था। उसका नाम असद था। असद ने मुझसे रिश्ता अपनी मर्ज़ी से कायम किया था। मैंने असद के माँ बाप और बहन भाई को अच्छे से नहीं देखा था। मुझे तो उसमें दिलचस्पी ही नहीं थी। मैं तो किसी और लड़के से शादी करना चाहती थी। मंगनी के बाद असद मुझसे मिलने के लिए आने लगा था, लेकिन मैं उससे कुछ भी दिलचस्पी नहीं देती थी। वह जब भी मुझसे मिलने के लिए आता तो महंगे तोहफे लेकर आता था, जो उसकी मोहब्बत का सबूत है। लेकिन मैंने कभी भी उन तोहफ़ों को अहमियत नहीं दी थी और उठाकर फेंक देती थी। आखिरकार हमारी शादी की तारीख तय हो गई और असद का मिलना जुलना मुझसे कम हो गया, तो फिर मुझे भी अपने पसंदीदा लड़के के साथ मिलने का मौका मिल गया था। मैंने उसके साथ मिलकर घर से भागने का प्लान बनाया था और बारात वाले दिन मैं घर से भागकर सलीम, जिससे मैं मोहब्बत करती थी, उससे शादी कर ली थी। शादी के बाद मेरे पति ने मुझे इतना खुश रखा कि मैं कभी पलटकर अपने घर नहीं जा सकी थी और ना ही कभी उसने मिलने की कोशिश की थी। एक रोज़ रोड एक्सीडेंट में सलीम की मौत हो गई थी। सलीम की मौत के होने का मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा था। उसके बाद मैं भी अपने माँ बाप की तरफ जाने की हिम्मत नहीं कर सकी, लेकिन मेरी बेवफाई का सदमा मेरे माँ बाप ने बर्दाश्त कर लिया था। लेकिन असद यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया था और असद ने जान दे दी थी। उस दिन के बाद उसके ख़ानदान का वाहिद मकसद मुझे ढूंढना और मुझसे इंतकाम लेना था। इस मकसद के लिए सबसे पहली बार उन्होंने मेरे पति पर किया था, जिसकी मौत को आज तक मैं हादसा ही समझती थी। वह भी एक कत्ल और असद के घराने की सोची समझी साजिश थी। उस ख़ानदान को अभी भी सुकून नहीं आया था। उन्होंने दूसरे वार की तैयारी शुरू कर दी थी। जिस स्कूल में मुझे नौकरी मिली थी वह असद की बहन टीचर बनकर आई और जहां अनम, जिसे मैं अपनी दोस्त समझती थी, वह मेरी सबसे बड़ी दुश्मन निकली थी। उसने बहुत ही चालाकी से मेरा पहला एतबार जीता, फिर उसके बाद अपनी बहन के बेटे का रिश्ता मेरे सामने रख दिया। यह सब सारा प्लान उस असद की बहन, जो मेरी बेटी के साथ थी, उसका ही था, जिसका इरादा मेरी बेटी को रास्ते से हटाकर मुझे सारी ज़िंदगी के लिए तड़पाना था। लेकिन इससे पहले ही मेरी बेटी पेट से हो गई थी और अल्लाह ताला ने उसकी यहाँ पर भी मदद की थी। फिर उन्हीं की साजिश में मेरी बेटी ने अपना बच्चा खो दिया, जो कि उन्हें का खून था, लेकिन उसकी जान बच गई। असद ने मेरा कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था, इसी वजह से मैं उसके परिवार वालों का भी पता नहीं लगा सकी थी और ना उसकी बहन के बारे में जान पाई थी। अनम असद
उसकी बहन शादी से पहले मैं अपने गैर तवज्जो की वजह से मैं नहीं देख सकी थी। जब अनम उसकी बहन यह सुन रही थी तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकलती जा रही थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इंसान बदले की आग में इतना दरिंदा भी हो सकता है। वह गुनाह जो मैंने किया ही नहीं था, उसकी सज़ा उन औरतों ने मुझे और मेरी बेटी को दे दी थी। जब लोग वह कहानी सुनकर बस कर चुके थे और उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं बचा था, तो मैंने अपनी बेटी को घर से बुला लिया और जब वह सबके सामने ज़िंदा सलामत आई तो सबकी आंखें खुल गई। मैंने पुलिस को आगे की कहानी सुनाई कि मैंने कैसे जनाजे के वक्त मुझे हकीकत का पता चल गया था और अपनी बेटी की जान बचा ली थी। बेशक उन्होंने मुझसे मेरा पति छीन लिया था और अब मेरी बेटी छीनने की कोशिश कर रहे थे। ऊपर वाले ने तो उन्हें दिखा ही दिया था और दुनिया में भी सज़ा काट ही रहे थे। उसका हिसाब अभी बाकी था। 1 साल बाद मैं मरियम की दूसरी शादी कर दी थी। आज वह अपने घर में बहुत ज़्यादा खुश है। वह जब भी मुझसे मिलने के लिए आती है तो उसे देखकर मुझे एक बात याद आ जाती है कि सच ही कहा है कि किसी ने मरने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है।